हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री 2009 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर पलितना टेम्पल्स लोकेटेड। और ऑप्शंस है भावनगर, नासिक, माउंट आबू, उज्जैन। तो आपको पता है कि उज्जैन कहाँ पे है? एमपी में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। भावनगर कहाँ है? गुजरात में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, इतना हमें पता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर पालीताना टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। तो पालीताना टेम्पल जो है दैट इज अ जैन टेम्पल एंड डेडिकेटेड टू द फर्स्ट तीर्थंकर। क्या नाम है उनका? ऋषभदेव। और ये जो है ये भावनगर गुजरात में लोकेटेड है। सो बेसिकली द आंसर वुड बी ए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन हो जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको याद रखना कि ये टेम्पल जो है वो 11th सेंचुरी एडी में कंस्ट्रक्ट हुआ था। ठीक है, और ये कौन सी हिल्स पे है? तो ये शतरंज हिल्स पे है। तो ये शतरंज हिल्स का याद रखना कि हो सकता है कि कभी आपके आने वाले एग्जाम में पूछ ले कि सर शतरंज हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। पालीताना टेम्पल्स आर लोकेटेड नियर भावनगर इन गुजरात। दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ जैन टेम्पल्स ऑन शतरंज हिल इज a significant pilgrimage site for Jain. The temples were constructed over 900 years starting in 11th century AD. ओके, चलो अब हम देखते हैं मेन टेम्पल द श्री आदिश्वर टेम्पल। क्योंकि हम ऋषभदेव को और किस नाम से जानते हैं? हम इनको आदिनाथ भी बोलते हैं। इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड ऋषभदेव द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। ठीक है, अब हम चलते हैं पालीताना को। एक और जो टेम्पल आर लोकेटेड, इनका निक नेम क्या है? सिटी ऑफ टेम्पल्स है, ये याद रखना। इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट तबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड। तो बेसिकली हमने इसको पीवाईक्यू में ऑलरेडी देखा है। सारी मोनेस्ट्रीज के बारे में हमने देखा था, क्वेश्चंस भी आए हैं। आई थिंक 2 बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीवाईक्यू में जो हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था तबो मोनेस्ट्री कहाँ है। तो तबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल ये पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमने उस समय ये भी डिस्कस किया था कि तबो मोनेस्ट्री वो है, क्या है वो? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, तबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली में है। तबो मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और ये 996 CE में कंस्ट्रक्ट हुआ था। मोनेस्ट्री इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, चलो, वेयर इज द फेमस विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड। तो पहली बात विरूपक्ष, तो विरूपक्ष टेम्पल है दैट इज डेडिकेटेड टू गॉड शिवा एंड द फीमेल देवी जिसको कि कहते हैं क्या? पंपा देवी। ओके, और आपको पता होगा कि पंपा देवी, शिवा, विरूपक्ष टेम्पल ये क्या है? ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, एंड ऑल्सो इसको बनाया किसने था? इसको विजयनगर किंगडम के राजा जो कि संगमा डायनेस्टी के थे। आपको मैंने बताया था कि विजयनगर किंगडम में टोटल 4 डायनेस्टी थी, संगमा, सुलवा, तुलवा और अरविडू। तो संगमा डायनेस्टी के जो एक फर्स्ट बहुत ही फेमस किंग थे देवराय II, इन्होंने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा इंफॉर्मेशन। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हम्पी ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ये सारा हमने, अब ये भी देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पीवाईक्यू ही है ये। अब चलते हैं, देखो, हम्पी फेमस विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड हिज कंसर्ट पंपा देवी। अब आप देखो, दिस टेम्पल इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा। ठीक है, अब आप टेम्पल इज स्टिल यूज्ड फॉर वर्शिप टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। रिपीटेड कितने टाइम ये रिपीट हो चुका है और हमने बहुत डिटेल में इसको बहुत बार डिस्कस किया है पीवाईक्यू में। क्या किया था कि इंग्लिश जो है 1600 के अंडर इंग्लिश को चार्टर मिलती है क्वीन से टू ट्रेड विद इंडिया, एक्सक्लूसिव ट्रेड। और फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं किनके कोर्ट में? जहांगीर की कोर्ट में, जिनके परमिशन से 1913 में उन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश किया था। सो द आंसर वुड बी बी। वेरी इजी। चलो, ओके,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब आपको ये भी हमने PYQ में बताया था, क्या बताया था अगर आपको याद होगा तो, कि 1905 वो टाइम था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था। इसमें मैंने आपको 2 डेट बताई थी, पहली बताई थी 19 जुलाई 1905 और दूसरी बताई थी मैंने आपको 16 अक्टूबर 1905। तो बेसिकली 19 जुलाई 1905 में जो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे इंडिया के, दैट वाज लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, अनाउंस किया था पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस, की एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम पार्टीशन कर रहे हैं, नॉट फॉर हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी। तो अनाउंस हुआ था जुलाई में। याद रखना, हो सकता है कि ये सवाल कभी आ जाए कि 19 जुलाई को अनाउंस हुआ था और 16 अक्टूबर को फाइनली पार्टीशन टुक प्लेस, पार्टीशन हो गया था, टुक प्लेस। ठीक है, तो इसका आंसर अब ऑप्शन देख लो। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल। नहीं, the partition of Bengal took effect. Yes, B would be the correct answer. Dadabhai Naoroji declared that the goal of Indian national Swaraj. Lokman Tilak started Swadeshi movement in Pune. B हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइनली हुआ था 16 अक्टूबर को और अनाउंस कब हुआ था, 19 जुलाई को। 6 को उल्टा कर दो इधर, 9, दैट्स इट। अनाउंस पहले हुआ है जुलाई में और अक्टूबर में क्या हुआ है, इसको पार्टीशन फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो मजदूर संघ थे, उनके फाउंडर थे महात्मा गांधी। तो आपको हमने बताया था कि पहला जो सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं और पहला जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, वो कहाँ पे था, चंपारण में था। उसके बाद कहाँ था, और वहाँ पे इनको राजेंद्र प्रसाद जो थे, JB कृपलानी थे, इन्होंने क्या अकम्पनी किया था इनको वहाँ पे। और उसके बाद सेकंड जो इंडिया में उनका सत्याग्रह था वो कहाँ पे था, अहमदाबाद में था, गुजरात में। थर्ड जो था टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए, जहाँ पे इनका कहते हैं कि फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ हुआ था, फास्ट अनटू डेथ स्ट्राइक हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक है अहमदाबाद की, यानी कि मिल स्ट्राइक से आप हंगर स्ट्राइक याद रखना। ठीक है, थर्ड जो हुआ था वो खेदा में हुआ था, गुजरात में। और अहमदाबाद में जो इनका साथ दिया था जिन्होंने, वो कौन थी, अनुसुईया साराभाई। और गुजरात में खेदा सत्याग्रह में कौन थे, फेमाइन रिलीफ के लिए, वो थे कोई नहीं बट सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि ए होगा। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गांधी जी ने फॉर्म किया था। अब इसको देख लो आप, महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अनुसुईया साराभाई फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसको कि मजदूर महाजन संघ भी कहते हैं, 1917 में। दिस वाज इंडियाज ओल्डेस्ट यूनियन ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन लेबर मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, during the Indian freedom struggle, why did Rowlatt Act arouse popular indignation? आखिर क्यों रॉलेट एक्ट ने इतना सारा एजिटेशन क्यों शुरू किया? तो बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रॉलेट एक्ट जो था वो ये कहता था कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट गिविंग एनी वारंट। ठीक है, anybody could be arrested without giving any warrant. At the same time, government is authorized to imprison any person without any ट्रायल। और इसी के अगेंस्ट हुआ था रॉलेट एक्ट। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। और इसी में कौन 2 लोग इम्प्रिजन हुए थे, तो हमने इसके बारे में बात करी थी कि जो 2 लोग इम्प्रिजन हुए थे, दे वर बेसिकली डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, इन्हीं दोनों के अरेस्ट को कहीं ना कहीं पैसिवली प्रोटेस्ट किया जा रहा था जब जालियनवाला बाग हम मैसेकर देखते हैं 13 अप्रैल को, राइट, ऑन द डे ऑफ बैसाखी। चलो अब इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देख लो। ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। रॉलेट एक्ट पास्ड इन 1919 अलाउड द ब्रिटिश colonial government to arrest and imprison individuals suspected of terrorism or revolutionary activities without trial. This act was seen as a severe curtailment of civil liberties, led to the widespread protest and beginning of non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi. Next question, one of the following began with Dandi March. क्या आखिर डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो गांधी जी ने क्या किया था, साबरमती से डांडी 78 फॉलोअर के साथ, साबरमती उनका आश्रम था, वहां से उन्होंने डांडी तक की दूरी, जो कि दूरी का डिस्टेंस था 241 माइल्स,
241 माइल्स की दूरी उन्होंने कवर की थी साबरमती से दांडी जा करके, और दांडी में जो है वो सॉल्ट को हाथ में उठा करके और सॉल्ट को बना के खुद से मैन्युफैक्चर करके, और ये दिखाया कि हम सॉल्ट लॉ को बेसिकली क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और दांडी से फाइनली क्या शुरू होता है, हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कि हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया सिविल डिसोबीडियंस था ये। हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिश को डिसओबे करेंगे, राइट। सो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन तो आपको याद है कि खिलाफत इशू पे हुआ था 1922 व्हेन इट वाज कॉल्ड ऑफ। होम रूल मूवमेंट कब था, ये तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट तो अंग्रेजों भारत छोड़ो फाइनली जब क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था तो स्टार्ट हुआ था 1948 में 8 अगस्त को। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो फाइनली 1930 में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये स्टार्ट कब हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था टिल 5 अप्रैल, 12 मार्च टू 5 अप्रैल 1930, ठीक है। चलो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो आप इसका एक्सप्लेनेशन। सिविल डिसोबीडियंस इनिशिएटेड बाय गांधी जी began with Dandi March, where Gandhi and his followers marched to the Arabian Sea to make salt in defiance of British law. ठीक है। अब देखो होम रूल मूवमेंट मैंने आपको बताया, बेसेंटो तिलक 1916, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी 1922, 22 में चौरी चौरा की वजह से इट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, 1942 ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए बोला गया था। फर्स्ट वायलेंट मूवमेंट क्या था, ये डू और डाई का गांधी जी ने स्लोगन दिया था। चलो ये भी PYQ था, ये पूरा का पूरा PYQ था। देखो कितने सारे PYQ से इंस्पायर्ड होते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप प्रॉपर तरीके से जो है वो PYQ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिकॉज PYQ आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सिलेक्शन एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया। क्रिप्स मिशन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, सो क्रिप्स मिशन कब का था, 1942 का था। और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन में वो कौन थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर, इट वाज नन अदर देन विंस्टन चर्चिल, ठीक है। So answer would be Churchill. Cripps mission was sent to India in March 1942 by the Prime Minister Churchill. Its aim was to secure India's support for British war effort during the World War II and address the political unrest in India. इसको कौन लेकर के, इट वॉज लेड बाई हुम, तो इट वॉज लेड बाई सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। मिशन इंडियन लीडर्स फाउंड द प्रपोजल इनएडिक्वेट एज दे डिड नॉट ग्रांट इमीडिएट इंडिपेंडेंस। मिशन का फेलियर हाईलाइटेड द ग्रोइंग डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। अरुणा असफ अली जो थी, आपको पता होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 1942 को जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था उस टाइम पे गोवालिका चौक मैदान मुंबई में, बॉम्बे में किसी ने ग्वालिका चौक मैदान में फ्लैग को होइस्ट किया था एंड शी वाज अ फीमेल रेवोल्यूशनरी। हर नेम इज व्हाट, हर नेम इज अरुणा असफ अली एंड शी वाज अ मेजर रेवोल्यूशनरी, शी वाज अ वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी लीडिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ बॉम्बे। सो बेसिकली इसका आंसर कब हो जाएगा, 1942 मैंने आपको बोला, तो आप देख सकते हो सी ऑप्शन है। सिविल डिसोबीडियंस तो हमें पता है 1930 से, नॉन कोऑपरेशन 1922, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी बॉयकॉट तो 1906 का टाइम है, यानी क्विट इंडिया 1942। तो आंसर हो जाएगा सी। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो, तो अरुणा असफ अली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट। शी होइस्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट गोवालिका टैंक मैदान इन बॉम्बे, marking the beginning of the movement and continued to organize underground activity after the arrest of major leaders. Question number 11 पे आ जाते हैं। Consider the following statement. Cripps proposal include the provision of full independence for India? नहीं भाई, अगर क्रिप्स प्रपोजल इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस दे ही देती या प्रपोज कर ही देती तो फिर आखिर इस पे डिसएग्रीमेंट नहीं होता। और फाइनली हमने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 8 अगस्त को लॉन्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो बेसिकली क्रिप्स प्रपोजल डिड नॉट गिव द प्रोविजन फॉर फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, रैदर इट टॉक्ड अबाउट व्हाट, इट टॉक्ड अबाउट डोमिनियन स्टेटस। So if we see, then 1 is absolutely incorrect, and if we see 2, which is creation of constitution making body, then yes, it was said कि इंडिया अगर हेल्प करेगी ब्रिटेन की और ब्रिटेन का साथ देगी फॉर्मली,
तो क्रिएशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का, जिसमें मोस्ट ऑफ द पावर्स कहते थे कि ब्रिटिश की अथॉरिटी में रहेगी, इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है वॉर के बाद क्रिएट करेंगे ब्रिटिश। ठीक है, तो इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए, तो बेसिकली आंसर वुड बी व्हाट, आंसर वुड बी 2 एंड दिस इज अगेन इन्फ्लुएंस फ्रॉम पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है। इफ यू सी द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 2। ओके, और पहला असर्शन जो है वो रॉन्ग है। क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूडेड द प्रोविजन फॉर फुल इंडिपेंडेंस, नो, ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्रिप्स प्रपोजल प्रेजेंटेड मार्च में प्रेजेंट हुआ था और ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस, जिसकी वजह से कि इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट नॉट इन इमीडिएट फुल इंडिपेंडेंस। सेकंड ऑप्शन जो है इंक्लूडेड द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, तो ये सही है। बोला गया था हम क्या करेंगे, वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वी विल क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे was chosen as the first सत्याग्रह। ओके, who was the second सत्याग्रह? तो ये जो है सेकंड सत्याग्रही के बारे में जो पूछा जा रहा है, बेसिकली हमें ये जानना पड़ेगा कि 1939 में जर्मनी अटैक्ड पोलैंड एंड दस इट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी ने जब पोलैंड पे जब अटैक किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। अब इस शुरुआत के बाद क्या होता है कि फाइनली हम देखते हैं कि इस पे 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है, जिसमें कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सुभाष चंद्र बोस। इस पे डिसएग्रीमेंट होती है कांग्रेस के बीच में। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भाई इस समय को हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब ब्रिटिश इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन फाइटिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हम अपने इंडिपेंडेंस को अगर करेंगे, तो रेवोल्यूशनरी अगर मूवमेंट करेंगे तो शायद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। और गांधी जी ने बोला कि नो, दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ब्रिटिशर्स आर फाइटिंग फॉर समथिंग विच इज जस्ट। सो उसके लिए हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ब्रिटिशर्स को अभी नहीं परेशान करें, नेगोशिएटिंग टेबल पे अभी नहीं लाए, रैदर हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको सपोर्ट करें। फाइनली एक तरह से इशू हो जाता है एंड फाइनली कांग्रेस से कौन रिज़ाइन कर देते हैं, सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं एंड वो 1935 में फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन कर देते हैं। इतना हो गया, लेकिन फाइनल जो कांग्रेस ने डिसीजन लिया वो ये लिया कि ठीक है, हम एक मास लेवल का सत्याग्रह नहीं करेंगे, लेकिन हम सत्याग्रह तो कंटिन्यूड रखेंगे एंड कंसीडरिंग द प्रॉब्लम विच इज एग्जिस्टिंग विद ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह डिसीजन लिया जाता है और वहाँ पे फर्स्ट सत्याग्रही जो है वो किनको लिया जाता है, विनोबा भावे को। कहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था, तो विनोबा भावे ने सत्याग्रह किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड सेकेंड सत्याग्रही जो थे जिन्होंने कि सत्याग्रह किया था, ही वॉज नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात आप याद रखना कि विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने ही इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र में किया था। और जगह इंपॉर्टेंट है, वो जगह कौन सी है, पावनार आश्रम। पावनार आश्रम है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सो कीप इट अ स्टार मार्क, लर्न दैट, मे बी रिमेंबर कर लो, मे बी एग्जाम में कभी पूछ दे कि कहाँ से हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकेंड, यस, सो बेसिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसको देख लो थोड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके, 13, हु ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड गोल्डन थ्रेशहोल्ड। तो ये जो पोएम जो लिखा जाता था ना, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, इनकी ऑथर थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, शी वॉज अ ग्रेट ऑथर, ऑल्सो शी वॉज अ रेवोल्यूशनरी। कहाँ से, शी बिलोंग टू बेसिकली उनका 1925 में ये इंडिया में आईएनसी की प्रेसिडेंट भी रही थी एंड शी वॉज बेसिकली द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इंडियन हटा दूं तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज नॉट सरोजनी नायडू, इट वाज, यस, मैंने आपको पीवाईक्यू में ऑलरेडी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि इट वाज एनी बेसेंट इन द ईयर 1917। बट अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो शी वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो कि कानपुर सेशन 1925 में प्रेसिडेंट बनी थी एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, शी वाज आल्सो द फर्स्ट फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आप याद रखना, ये आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो अब चलो देखो
कुछ कुछ चीज़ें सरोजनी नायडू ने लिखी थी कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड. शी वॉज नॉट ओनली अ प्रोमिनेंट इंडियन पोएट, इसीलिए प्रोमिनेंट इंडियन पोएट होने की वजह से इनको क्या बुलाया जाता था, नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता था. शी वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बट ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC. कब? 1925 सेशन, कानपुर सेशन. अब देखो, शी वॉज बॉर्न इन 1879 हैदराबाद में. शी इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, अ की फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ यूपी. आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं गलती से मैं निकल गई थी कि फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, गवर्नर ऑफ यूपी. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14. इन कोलैबोरेशन विद डेविड हायर एंड अलेक्जेंडर डफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता. डेविड हायर और अलेक्जेंडर डफ से के कोलैबोरेशन से हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता वो एस्टेब्लिश बाय whom? इट वाज एस्टेब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय. वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स इन द PYQ. मेनी टाइम्स हमने ये डिस्कस कर रखा है, ठीक है, कि राजा राम मोहन रॉय के. अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की के बारे में, तो सती प्रिवेंशन है ना, विलियम बेंटिक ने जब सती अबॉलिशन की थी 1829 में, इसमें एफर्ट किसका था? राजा राम मोहन रॉय का. ब्रह्मो समाज की स्थापना जो कि उपनिषद को प्रमोट करती थी, वो किन्होंने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी, है ना. और ही विद द सपोर्ट ऑफ, ही कोलैबोरेटेड विद डेविड हायर एंड अलेक्जेंडर डफ, किस लिए? एस्टैब्लिश करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता में. ठीक है, ये आप याद रखना. हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1817 में एस्टैब्लिश हुआ था. कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था. सो आई होप आपको अब आप इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख रहे हो. रॉय ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बुलाते हैं. की फिगर इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, ही फाउंडेड ब्राह्मो समाज एंड वर्क टुवर्ड अबॉलिशन ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज. ऑल्सो अबॉलिशन ऑफ सती कब हुआ है भाई? 1929 में हुआ है. ऑल्सो कोलैबोरेटेड विथ डेविड हायर एंड अलेक्जेंडर डफ टू स्टैब्लिश हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता. कब स्टैब्लिश हुआ था? 1817. सो आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा. विल सी अगेन इन द फर्दर डिस्कशंस लाइक 2010, 11, 12 टिल 2024. ठीक है, आप ज़रूर चहल अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.